हेलो स्टूडेंट्स, माय निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं बच्चों। कल हमने पिछली क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था, विद्युत अपघटनी सेल और डैनियल सेल में क्या अंतर होता है, फिर चालक क्या होते हैं और चालक के तीन प्रकार हमने पढ़े थे, दो प्रकार हमने पढ़े थे, तो विद्युत अपघटनी चालक और एक धात्विक चालक। अब हम इनमें डिफरेंस पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा। तीन डिफरेंस हमने पढ़ लिए थे, जिसमें लास्ट वाला था आयंस के प्रभावित होने के कारण पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। और इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण, किसी भी चीज़ में अगर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है तो आयंस का या उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज होगा नहीं बेटा उसको, तो रासायनिक संगठन में उसके रासायनिक जो उसमें हमने विद्युत अपघट्य लिए हैं उनमें रासायनिक जो केमिकल कंपोजिशन है बेटा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रवाह हो रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे फोर्थ जो है हमारा, वो ये कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर विपरीत आवेशित आयन्स के मध्य का आकर्षण बल कम हो जाता है, अतः इनकी स्वतंत्र गति के कारण चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। क्यों होती है बेटा? समझो क्यों होता है बेटा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, तो Zn+2 और Cu2+, ये आयंस जल्दी जल्दी गति करने लग जाएंगे। ये आयंस क्या होंगे बेटा? क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाएगा, ताप बढ़ाएंगे तो डिसोल। जैसे आप खुद सोचिए कि जब हम NaCl, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, NaCl को जल में घोलते हैं, ठीक है बेटा, तो नॉर्मल घोलेंगे तो टाइम लगता है, पर अगर हम उसमें ऊष्मा दे दें यानी कि ताप बढ़ा दें तो वो बहुत जल्दी ही क्या होगा, Na+ और Cl- आयंस में, यानी कि आयंस के बनने की दर बढ़ जाएगी। वही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ बेटा कि ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो विपरीत आवेशित आयंस के मध्य जो आकर्षण बल है जो उन दोनों को पकड़े हुए हैं वो Zn+2 + SO4-2, यानी कि जो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने में, और तो इनकी स्वतंत्र गति के कारण चालकता के मान में वृद्धि हो जाएगी बेटा। चालकता के मान में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आयंस गति करेंगे तो जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी बेटा, चालकता बढ़ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास आ गया कि चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। विद्युत अपघटनी सेलों में क्या होती है बेटा, चालकता किसके प्रोपोर्शनल होएगी? टेम्परेचर के। पर दूसरी तरफ हम देखें कि जैसे जैसे अगर इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम चालक के रूप में इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों का, तो जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है इलेक्ट्रॉन्स के मध्य होने वाले टक्कर की अधिक होने के टक्कर बढ़ जाती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स के मध्य, तो उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। उससे क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। अब अगर ये रेजिस्टेंस पैदा हो गया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस यानी कि हम कोई इलेक्ट्रिक जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित कर रहे हैं कहीं पे और हमने उसमें रेजिस्टेंस डाल दिया, ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के मध्य टक्कर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो उससे रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, और रेजिस्टेंस क्या करेगा? चालकता का विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? चालकता का विरोध। तो यहाँ पर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर हो जाएगी। ये देखो बेटा, इस तरीके से ये हो जाएगी, ठीक है, ये चालकता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमने पढ़ लिया चालक में भी विद्युत अपघटनी चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब दूसरा पार्ट है बेटा चालक के बाद कुचालक। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, ठीक है, हम लकड़ी का यूज करते हैं बेटा, कोई भी अगर हमारे हाथ गीले होते हैं, क्योंकि H2O विद्युत का चालक होता है, H+ और OH- आयंस में टूट जाता है वो फटाफट, ठीक है, तो लकड़ी का यूज करते हैं हम, कांच का यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। और ये जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि इसका हमारी अभी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। वे पदार्थ जिनमें से प्रवाहित होने वाली धारा चालकों की अपेक्षा कम, ठीक है, ध्यान रखना है। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें से प्रवाहित होने वाली धारा अपेक्षा क्या होती है? चालकों की अपेक्षा तो कम होती है, परंतु कुचालकों से अधिक होती है। किनसे अधिक होती है? कुचालकों से अधिक होती है। वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अर्धचालक। जैसे दो ज्ञात हैं हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है बेटा? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। अर्धचालक तो हमने पढ़ लिया बेटा, चालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है बच्चों। ये बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ। अब हम बेटा आ रहे हैं फेराडे के फर्स्ट लॉ। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वैसे मैंने आपको क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ाया भी है, वैसे आज हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? फेराडे ने बेटा, विद्युत हम प्रवाहित कर रहे हैं किसी सेल में, और इलेक्ट्रोड्स पर जो पदार्थ की मात्रा हमें मिल रही है उसके मध्य एक संबंध स्थापित किया, और उसको दो नियम देने पड़े। प्रथम नियम क्या कहता है फेराडे का? कि किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन के दौरान, किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, कैथोड तथा एनोड पर, ठीक है बेटा, कैथोड तथा एनोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो माना कि कैथोड और एनोड पर W ग्राम मिल रहा है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के, Q प्रोपोर्शनल टू W या W प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, ठीक है बेटा। W प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेटा फेराडे का फर्स्ट नियम। ये क्या हो गया? फेराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब बेटा हम जानते हैं बेटा कि ये देखो यहाँ पर W प्रोपोर्शनल टू Q था। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? किसी नियतांक को लगा देंगे, किसी नियतांक से गुणा कर देंगे Q को, W बराबर ZQ हो जाएगा। अब ये जो W बराबर ZQ आया है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो Z है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है बेटा। ये क्या है? Z इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब हम जानते हैं बच्चों, हम क्या जानते हैं कि Q बराबर I इंटू T, यानी कि जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा बेटा? T समय में हमने कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की? T समय में हमने कितनी, तो Q का मान हम W बराबर ZQ में रख दें यहाँ पे, तो W बराबर हमारे पास ZIT आ जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा? ZIT। अगर हम बेटा T बराबर 1 सेकेंड, यानी कि T बराबर 1 सेकेंड के लिए धारा प्रवाहित करें, और I बराबर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो W बराबर क्या आ जाएगा बेटा? तो अगर हम T बराबर 1 सेकेंड ले लें, और बेटा I बराबर क्या ले लें? 1 एम्पियर, ठीक है, तो W बराबर Z आ जाएगा। W बराबर, यानी कि जो कैथोड और एनोड पर जो निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा है बच्चों, वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अतः अब देखो W बराबर Z हो गया। अतः यदि, जो मैंने बताया ना उसी को परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है, अतः यदि किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर की धारा, ठीक है, W बराबर ZIT होता है, तो I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड। यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो संगत इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। जो पदार्थ की मात्रा क्या हो रही है बेटा? निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, यानी कि W बराबर Z हो
जाएगा। ये कब होगा बेटा? जब हम t बराबर 1 सेकेंड लें और I बराबर 1 एम्पेयर लें। समझ में आ रहा है बेटा बच्चों, है ना? t बराबर 1 सेकेंड और I बराबर ये ले लें, ठीक है बेटा। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ तो बेटा सिंपल था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सेकेंड लॉ भी उससे भी ज़्यादा सिंपल है कि हम अलग अलग विद्युत अपघट्य ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? हम अलग अलग विद्युत अपघट्य ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिया H2SO4, ये दूसरा क्या ले लिया CuSO4, ये तीसरा हमने क्या ले लिया AgNO3। और बेटा इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे बेटा कि एक बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे हम? एक बैटरी से जोड़ देंगे, समझ रहे हो? और दो इलेक्ट्रोड इसमें लगा देंगे। अब हमने अगर ये एनोड मान लिया, क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है तो ये एनोड हो जाएगा। एनोड हो गया ये, और ये नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है तो ये कैथोड हो जाएगा। तो ये एनोड हो गया तो ये अपने आप में कैथोड हो गया, समझ रहे हो बेटा? और अगर ये कैथोड हो गया तो ये एनोड हो गया, समझ रहे हो बेटा? और ये फिर कैथोड हो गया, और अगर ये कैथोड हो गया तो ये एनोड हो गया। समझ में आ रही है बेटा बात? तो इनको हमने श्रेणी क्रम में जमा दिया है, ठीक है बेटा। 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं और उनको हमने श्रेणी क्रम में जमा दिया। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो बेटा ये क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, वही जो मैंने बताया वही कहेगा ये। इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों को इनमें इलेक्ट्रोड्स रखकर अपघट्यों को इनमें इलेक्ट्रोड्स रखकर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तथा समान धारा समान समय के लिए, क्या कह रहा है बेटा? समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए। समान धारा किसके लिए प्रवाहित की जाए? समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, समय तक प्रवाहित की जाए। तो इनके संगत इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होगी बेटा? इनके संगत इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W इसके रासायनिक तुल्यांक E के किसके बराबर होगी बेटा? ये रासायनिक तुल्यांक E के, यानी कि W प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। W प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। कब होगा बेटा? जब हम विद्युत अपघट्यों को इनके इलेक्ट्रोड्स में रखकर श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देंगे तो समान मात्रा धारा की समान समय के लिए प्रवाहित करेंगे संगत इलेक्ट्रोड्स पर। तो जो संगत इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित होगी, जो मात्रा W संगत इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित होगी वो रासायनिक तुल्यांक E के बराबर होगी। यानी कि जो संगत इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी W, वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी बेटा? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती, ठीक है बच्चों। अब देखो Cu का भार और Ag का भार यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट लॉ। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम बेटा, वो हम बताते हैं कि जो हम फर्स्ट लॉ से जानते हैं कि W बराबर ZQ और Q बराबर IT, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर W बराबर ZIT, तो W1 अपॉन W2 यानी कि कॉपर का भार डिवाइडेड बाय सिल्वर का भार इक्वल्स टू Z1IT अपॉन Z2IT E1, और Z1 अपॉन Z2 ये क्या हो गया बेटा? Z1IT और Z1 E1 E2 से डिनोट कर देंगे इसको, यानी कि Z1 अपॉन Z2, क्योंकि I और T तो समान है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा कि Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2, ठीक है, तो हम जानते हैं। तो ये W प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा? ये W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, है ना। अतः किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होगा। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि विद्युत अपघट्य का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? Z, और उसके रासायनिक तुल्यांक, उसका रासायनिक तुल्यांक क्या है? E। ये दोनों आपस में समानुपाती हो जाएंगे। ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। ये आपस में क्या होंगे बेटा? समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बेटा जो फेराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? फिर एक बार और रिपीट करते हैं।
यानी कि W बराबर ZIT, यानी कि जो कैथोड और एनोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी? ये तो कहता है हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब यदि हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सेल को लेकर उनको श्रेणी क्रम में इस तरीके से जमा दे बेटा, है ना, तो W1, W2, W3 इनकी जो मात्रा है वो E1, E2, E3 के बराबर होगी। और हम समझ जाएंगे बेटा कि W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वो E हो जाएगा। और इसको हमने प्रूव भी कर दिया कि W बराबर E हो गया। ठीक है, हम फर्स्ट लॉ देखते हैं, W बराबर ZIT, W1 अपॉन W2 कर दिया तो Z1IT अपॉन Z2IT ये हो गया बेटा। इस तरीके से समझ में आ रही बात? तो यहाँ से क्या आ गया बेटा कि किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उसके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आप ये क्लास बेटा कल से हम प्रतिरोध क्या होता है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप ये दोनों क्लासेज को ज़रूर देख के आएँ कल की क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।